हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थिंकवाइज एकेडमी में। आज हमारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का सेकंड लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट हमने देखा और उसके अंदर रिसिप्ट साइड में कौन से पर्टिकुलर आते हैं, पेमेंट साइड में कौन से पर्टिकुलर आते हैं, कैसे हमें याद रखना है और बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा था। तो वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। फर्स्ट आप वो देख के आओ। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में इसमें हम एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा माया लिमिटेड है। ये माया लिमिटेड वाला एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिया गया है, तो आप क्वेश्चन बुक में से देख सकते हो। उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन भी है हमारे पास, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया गया है कि माया लिमिटेड वेंट इनटू अ वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31 December 2019। द बैलेंस शीट एट ऑन दैट डेट वाज एज अंडर। यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारा लिक्विडेशन हो रहा है माया लिमिटेड का, वॉलंटरी लिक्विडेशन। मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के लिक्विडेशन होते हैं, वॉलंटरी और कंपलसरी। तो देखो, वॉलंटरी लिक्विडेशन हमारे सिलेबस में है, ऐसे ही सम आपको आएंगे। और कंपलसरी में क्या होता है कि लीगल यानी कि लीगल या गवर्नमेंट हमें बोल देता है कि आपको कंपनी बंद करना होगा, तो वो कंपलसरी हो जाएगा। वॉलंटरी में कंपनी खुद से अपना लिक्विडेशन कर रहा है, ऐसा होता है। तो देखो, यहाँ पर पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी में बताया गया है कि शेयर होल्डर्स दिया गया है। यहाँ पर देखो, इक्विटी शेयर होल्डर है यहाँ पर। उसके बाद 12% डिबेंचर। ये देखो, डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज में ये आएगा। उसके बाद है लोन सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये हमारे सिक्योर क्रेडिटर है, क्योंकि असेट के थ्रू इन्हें सिक्योर किया गया है। इन्वेस्टमेंट जो हमारा असेट है, यहाँ पर असेट दिया गया होगा। यहाँ पर देखिए, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 70,000 का दिया गया है। तो ये इसके सामने हमने 70,000 उन क्रेडिटर्स को दे दिया है। इसका मतलब कि वो पहले से हमारे सिक्योर क्रेडिटर बन चुके हैं, वो खुद से पेमेंट कर लेंगे अपना हमारा इन्वेस्टमेंट सेल करके। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद पीएफ दिया गया है, ये प्रेफरेंशियल में आएगा। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये हो गया हमारा अनसिक्योर क्रेडिटर। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो डिबेंचर जब हम लिखेंगे उसके नीचे यहाँ पर प्लस कर देंगे इंटरेस्ट, हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो उसमें आ जाएगा। और उसके बाद 5 months सैलरी ऑफ 5 क्लर्क, यानी कि देखो क्लर्क बताया गया है यहाँ पर, क्लर्क और एम्प्लॉय आएगा। तो क्या होगा, वो हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, क्योंकि उनका फिजिकल वर्क कम होता है, उनका कंप्यूटर बेस्ड वर्क ज़्यादा होता है, यानी कि वो प्रेफरेंशियल में आएगा। अगर यहाँ पर वर्कर दिया होता तो वो हमारे सिक्योर क्रेडिटर होते हैं, क्योंकि वर्कर जो फिजिकली वर्क करते हैं उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया है पेमेंट के वक्त, तो उन्हें सिक्योर क्रेडिटर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्लर्क है तो ये प्रेफरेंशियल में आएगा। और यहाँ पर देखो, एक्चुअल सैलरी है 7,500 और ये 5 मंथ का है, तो हमें क्या करना है, 5 मंथ का ये सैलरी है। उसके बाद हम 4 मंथ का सैलरी निकालेंगे और 20,000 उसमें से कौन सा लेस होगा, 4 मंथ का ही सबसे कम होगा ना, क्योंकि 5 मंथ का इतना है, तो 4 मंथ का इससे कम होगा, तो वो हमारा हो जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और बाकी का अमाउंट अनसिक्योर में चला जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद दिया गया है इनकम टैक्स एंड लोकल टैक्स 35,000 का। और मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट को जो भी अमाउंट हमें पे करना होता है वो हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट को जो पे करना होगा उसमें ज़्यादातर टैक्स ही आएगा, तो यहाँ पर टैक्स दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखो, ज़्यादातर इनकम टैक्स ही आता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर इनकम टैक्स भी आया है और उसके साथ लोकल टैक्स, ये हमारा 35,000 का है। लेकिन यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताया गया है कि इनकम टैक्स इंक्लूडेड ₹5,000 असेस्ड ऑन 31 August 18 बताया गया है, 8 मंथ बताया गया है, यानी कि अगस्त और 2018 का बताया गया है। लेकिन हमारा लिक्विडेशन कब हो रहा है, हमारा लिक्विडेशन हो रहा है 31 December 2019 को, यानी कि 19 का, यानी कि करेंट ईयर जो है हमें वही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लेना है। तो यहाँ से ये तो पिछले साल का है, तो इसे हम क्या करेंगे, 5,000 माइनस कर देंगे, तो बाकी का जो हमारा आया 30,000 वो हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो जाएगा और 5,000 हमारा अनसिक्योर हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद असेट में बताया गया, असेट में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, ये सब यहाँ पर असेट दिए गए हैं, ये सारे असेट्स हैं। और उसके बाद लास्ट में कैश एंड बैंक बैलेंस दिया गया है हमारा 12,100, जो कि हमारा रिसिप्ट साइड में सबसे पहले लिखा जाता है, तो ये है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि अदर इन्फॉर्मेशन में क्या दिया गया है।
तो कंसिडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट। यहाँ पर हमें इन सभी पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए हमारा लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट बनाना है। तो फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है असेट रियलाइज्ड, उसमें लैंड एंड बिल्डिंग हमारा 4,20,000, मशीनरी 1,10,000, स्टॉक 55,000, डेटर्स 45,000 बताया गया है। यानी कि इस अमाउंट पे ही हमें असेट रियलाइज़ करना है। असेट रियलाइज में यही अमाउंट हम लिखेंगे, बुक वैल्यू पे नहीं करेंगे। जिस वैल्यू पर असेट रियलाइज हो रहा है वही अमाउंट हम लिखेंगे वहाँ पर। और यहाँ पर देखो कि आप बोलोगे तो हमारा एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस एंड गुडविल नहीं आएगा क्या? तो देखो ये नहीं आएगा क्योंकि ये हमारे फिक्टिटियस असेट होते हैं और ये हमारा इंटेंजिबल असेट होता है। अगर ये गुडविल अगर आपको दिया गया है इन्फॉर्मेशन में तब आप गुडविल ले सकते हो, वरना आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पर नहीं बताया, तो ये 3 असेट यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। उसके बाद आगे बताया गया कि क्रेडिटर्स ऑफ द लोन हैव सोल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर 75,000, द एडिशनल अमाउंट वॉज टू बी लिक्विडेटर। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो लोन है, सिक्योर क्रेडिटर जो है हमारे क्रेडिटर्स, उन्होंने हमारे लोन को पेमेंट करने के लिए हमारा लोन उन्होंने सेल कर दिया हमारा इन्वेस्टमेंट 75,000 में। लेकिन हमारा लोन था 50,000 का लोन था, उन्होंने 75,000 में हमारा इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया। तो बाकी वो 50,000 ले लेंगे और बाकी का 25,000 लिक्विडेटर को वापस कर देंगे। तो वो सरप्लस में आ जाएगा, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर में आ जाएगा। देखो लोन हमारा जो था ना वो यहाँ पर देखो 50,000 में था और हमारा इन्वेस्टमेंट था हमारा 70,000 में, लेकिन 70,000 नहीं लिया, यहाँ पर सेल किया कितने में? 75,000 में। तो ये अमाउंट हमें कंसीडर में लेना है। 70,000 उसके पास आया तो उसने अपना क्रेडिटर ने अपना लोन जो हमारा होता था वो लोन का पैसा खुद उसने रख दिया 50,000 और बाकी का लिक्विडेटर को दे दिया, तो वो सरप्लस में आ गया। और फिर सेकंड पॉइंट में बताया गया कि द डिबेंचर वाज पेड ऑफ ऑन 31 मार्च 2020। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, 2019 में हमारा लिक्विडेशन हो रहा है, लेकिन ये हमारा डिबेंचर पेड ऑफ हो रहा है 2020 में, वो भी मार्च में, यानी कि 3 महीना यहाँ पर एक्स्ट्रा जा रहा है। तो उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें डिबेंचर को देना होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद थर्ड पॉइंट है लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंटेड ₹10,000। तो लिक्विडेशन जो एक्सपेंस है वो हमारा 10,000 आ गया। उसके बाद फोर्थ है द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू अ रेम्यूनरेशन एट 2% ऑन द अमाउंट ऑफ असेट रियलाइज्ड बाय हिम। तो उसने जो असेट रियलाइज़ किया उसके ऊपर हमें 2% इंटरेस्ट देना है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि इंक्लूडिंग सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स, उसे भी हमें इसके अंदर इंक्लूड करना है। उसके बाद हमें 2% अमाउंट इंटरेस्ट देना है। और उसके बाद है एंड 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को जितना डिस्ट्रीब्यूट किया उसके ऊपर भी 2% हमें कमीशन देना है। तो देखो उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिख देना है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट। उसके बाद डेबिट साइड में लिखो रिसीप्ट्स एंड रुपीज़ और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स एंड रुपीज़। उसके बाद ये एक पेज का आप स्टेटमेंट बना लो और इसके अंदर आपको पर्टिकुलर्स नहीं लिखने, वो लाइन टू लाइन अभी हम बताएंगे आपको कैसे करना है। तो हम रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहले आता है कैश एंड बैंक बैलेंस। तो ये हमें यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में हमें बताया गया है कैश एंड बैंक बैलेंस है हमारा 12,100। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे रुपीज़ में 12,100। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है रिसिप्ट में, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स। तो देखो सरप्लस हमारा सिक्योर क्रेडिटर कितने हैं, सिक्योर क्रेडिटर है हमारा यहाँ पर देखो लोन सिक्योर बाइड चार्ज ऑन इन्वेस्टमेंट 50,000 है। लेकिन हमारे क्रेडिटर ने क्या किया कि उसे सोल्ड किया, उसने 75,000 में इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया। तो 75,000 यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले और उसमें से 50,000 का हमारा लोन था वो माइनस कर देंगे। तो बाकी का सरप्लस आ जाएगा 25,000। तो यहाँ पर देखो सिक्योर क्रेडिटर में डैश आ जाएगा क्योंकि जो हमारा क्रेडिटर है उसने खुद से हमारा इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया, उसके बाद जो अमाउंट उससे मिला उसने खुद का पेमेंट कर दिया और बाकी का रुपया हमें दे दिए जो
55,000 में 50,000 माइनस करके 25,000 हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो सिक्योर क्रेडिटर में अभी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वर्कर से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो ये डैश हो गया। उसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट है असेट रियलाइज्ड। तो असेट रियलाइज में यहाँ पर हमें फर्स्ट पॉइंट में ही दे दिया है, ये सारे अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है लैंड एंड बिल्डिंग और उसके जितने अमाउंट है वो लिख दिया, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, ये चारों के चारों हमने लिख दिया। आप अगर लिखोगे ना नोटबुक में तो आप क्या करना कि इन सभी अमाउंट को अंदर यहाँ पर लिखना, उसके बाद टोटल करके बाहर लिखना। मैंने सारे बाहर लिख दिए हैं क्योंकि इस तरीके से अंदर लिख रहा था तो मैच नहीं हो रहा था, तो हमने बाहर लिख दिया है। तो आप अंदर लिख के टोटल बाहर लाओगे तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो उसके बाद देखो, उसके बाद हम पेमेंट साइड में आ जाते हैं। पेमेंट साइड में सिक्योर क्रेडिटर हो गया। सेकेंड पॉइंट आता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ये हमें यहाँ पर दे दिया है लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹10,000। तो यहाँ पर हम 10,000 लिख देंगे, 10,000 आ गया यहाँ पर। उसके बाद हमें कमीशन देना है, तो कमीशन हमें 2 कमीशन देने थे लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन में। 2% ऑन असेट रियलाइज देना है, 2% ऑन इक्विटी शेयर होल्डर को देना है। तो यहाँ पर देखो असेट रियलाइज हमारा ये जितने भी अमाउंट है ये असेट रियलाइज्ड है, और यहाँ पर बताया गया है हमें इंक्लूडिंग सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स। तो सरप्लस जो है हमारा उसे भी हमें असेट रियलाइज में इंक्लूड करना है, उसके बाद उसका 2% देना है। तो ये अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 25,000 प्लस 4,20,000 प्लस 1,10,000 प्लस 55,000 प्लस 45,000, तो टोटल हमारा आया 6,55,000। इसका हम क्या करेंगे 2% दे देंगे तो आएगा 13,100। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 13,100। उसके बाद देखो 2% ऑन इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर तो अभी हमें पता नहीं कितना अमाउंट जाएगा, तो ये अभी आपको नहीं लिखना है, ये आपका खाली रहेगा अभी। और उसके बाद यहाँ पर जो अमाउंट आएगा उसका टोटल करने के बाद हम बाहर लिखेंगे, तो ये अभी आपका खाली है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या आएगा हमने तब देखा था, तो देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में पीएफ आएगा, ये है हमारा 18,000, तो ये हम लिखेंगे। और हमारा आएगा क्लर्क सैलरी और आएगा इनकम टैक्स एंड लोकल टैक्स। यहाँ पर देखो 35,000 है लेकिन 5,000 हमारा पिछले साल का है, तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स में सिर्फ 30,000 लिखेंगे और यहाँ पर इसका भी एक कैलकुलेशन आएगा वो हम देखेंगे। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं पीएफ है हमारा 18,000 और क्लर्क सैलरी का कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कैलकुलेशन में फर्स्ट है क्लर्क्स सैलरी, उसमें एक्चुअल सैलरी ऑफ 5 क्लर्क है हमारा 7,500, ये हमारा 5 महीने का है। तो अभी हम क्या करेंगे कि 4 महीने का निकालेंगे, 4 मंथ्स सैलरी ऑफ 5 क्लर्क, तो उसे हमें कैसे निकालना है 5 महीने का हो गया हमारा 7,500, तो 4 मंथ्स का कितना हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे। 7,500 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारा आ गया 6,000, यानी कि 4 मंथ से सैलरी है हमारा 6,000 का और मैक्सिमम सैलरी हमें 20,000 देना होता है। तो इन तीनों अमाउंट में से जो भी सबसे कम है उसे हमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर देना है, यानी कि 6,000 सबसे कम है, तो ये हो गया हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो उसके बाद देखो कि अनसिक्योर में कितना आएगा, तो यहाँ पर देखो टोटल हमारा सैलरी है 7,500, प्रेफरेंशियल है उसमें 6,000, तो बाकी कितना बचा 1,500, ये हमारा अनसिक्योर में आएगा, अनसिक्योर क्रेडिटर में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारा प्रेफरेंशियल में क्लर्क्स सैलरी है हमारा 6,000 और इनकम टैक्स में हमारा 5,000 पिछले मंथ का था, यानी कि 30,000 यहाँ पर लिखेंगे और टोटल इसका आ जाएगा यहाँ पर 54,000। उसके बाद फोर्थ पेमेंट आता है हमारा क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। तो इसमें क्या आता है डिबेंचर आता है, तो डिबेंचर कितने हैं हम देख लेते हैं। डिबेंचर हमारा है 12% डिबेंचर 1 लाख, 1 लाख का 12% डिबेंचर है। उसके बाद उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 12,000, तो ये भी हम वहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12% डिबेंचर 1 लाख, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 12,000। उसके बाद यहाँ पर देखो कि हमारा डिबेंचर वॉज पेड ऑफ ऑन
31 मार्च 2020, यानी कि 3 महीने एक्स्ट्रा हमारा यहाँ पर देखो लिक्विडेशन कब हो रहा है। लिक्विडेशन हो रहा है 2019 में, हमारा हो रहा है दिसंबर में। लेकिन हम डिबेंचर को पे कब कर रहे हैं? डिबेंचर को पे कर रहे हैं 3 महीने बाद, यानी कि मार्च में हम पे कर रहे हैं। तो 3 महीने का एडिशनल हमें इंटरेस्ट देना होगा। उसका कैलकुलेशन यहाँ पर हम देख लेते हैं। एडिशनल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो 3 मंथ का इंटरेस्ट हम देंगे 1 लाख इंटू 12%, क्योंकि 12% के डिबेंचर है। उसके बाद इंटू 3 मंथ्स और डिवाइडेड बाय टोटल मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि 12 आएगा। तो इसे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 लाख इंटू 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारा 3000 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 3000, और इसे हम लिख देंगे यहाँ पर एडिशनल इंटरेस्ट 3000। टोटल हमारा बाहर आ जाएगा 1,15,000। उसके बाद फिफ्थ है अनसिक्योर क्रेडिटर, तो उसमें क्या आएगा? उसमें हमारा यहाँ पर देख लेते हैं कि अनसिक्योर में क्या बाकी रहा। तो यहाँ पर देखो पीएफ आ गया, डिबेंचर आ गया, ये लोन भी आ गया हमारा। उसके बाद देखो सन्ड्री क्रेडिटर हमारा बाकी है, तो ये हमारा आ जाएगा किस में? अनसिक्योर में आ जाएगा। और ये भी हो गया डिबेंचर। और उसके बाद क्लर्क सैलरी में 1500 इसे हमें लेना है, तो ये भी आ जाएगा हमारा अनसिक्योर में। उसके बाद इनकम टैक्स में 35,000 है, लेकिन 30,000 हमने वहाँ पर दिया था, तो 5,000 अभी भी बाकी है। तो ये हमारा आ जाएगा कहाँ पर? हमारा अनसिक्योर में आ जाएगा। तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर में आ जाएगा 1,37,000, इनकम टैक्स में 5,000 जो बाकी था वो। उसके बाद क्लर्क सैलरी, वो तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया था 1,500। ये देखो यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन किया था वो यहाँ पर आ गया। तो उसका टोटल हमारा हो जाएगा 1,44,000, यहाँ पर टोटल बाहर आ गया। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद देखो उसके बाद क्या आता है? हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लेकिन इस सब में क्या है कि हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर दिया ही नहीं गया, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स ही हैं। तो उसके बाद हम डायरेक्ट इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है? हमें देखना है कि इतना अमाउंट है हमारे पास पे करने के लिए, तो जितना अमाउंट होगा उतना हम उसे पे कर देंगे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को, जितना फ़ायदा होगा। अगर कुछ भी नहीं बचा तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से अभी हम क्या करेंगे? हमारे पास कितने रिसीप्ट्स हैं? इतने सारे, यानी कि इतने पैसे हमारे पास अभी हैं। तो इन सभी का हमें टोटल करना है, और उनमें से हमने कितना पेमेंट कर दिया है, यानी कि इन सभी अमाउंट को हमें माइनस करना है। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें क्या करेंगे? उसमें इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे, और उसका 2% हमें देना है। यहाँ पर लिक्विडेटर को भी देना है उसमें से 2%, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे अभी। तो देखो अभी हमें क्या करना है? सारे रिसिप्ट्स को हमें प्लस करना है। तो 12,100 प्लस 25,000 प्लस 4,20,000 प्लस 1,10,000 प्लस 55,000 प्लस 45,000, तो टोटल हमारा आ गया यहाँ पर 6,67,100। उसमें से हम क्या करेंगे? सारे पेमेंट्स को माइनस कर देंगे। फर्स्ट हमें माइनस करना है 10,000, उसके बाद 13,100। ये अभी हमने कैलकुलेशन किया नहीं है, तो इसे अभी आपको माइनस नहीं करना है, ये हमारा बाकी है अभी। उसके बाद हमें 18,000, यानी कि उसके बाद ये सब माइनस करना है। तो यहाँ पर टोटल तो बाहर हमने लिख दिया है, तो इसे हम माइनस कर लेंगे। देखो माइनस 10,000 माइनस 13,100 माइनस 54,000 माइनस 1,15,000 माइनस 1,44,000। तो यहाँ पर देखो हमारा अमाउंट कितना बचा? अमाउंट हमारा ये आ रहा है, यानी कि 3,31,000 हमारा अमाउंट आ रहा है। तो इसमें क्या है? इसमें हमें इक्विटी शेयर होल्डर को भी पैसे देना है, और इसी अमाउंट में से हमें 2% कमीशन भी देना है लिक्विडेटर को। तो उसका एक कैलकुलेशन आएगा। तो अभी हम कैलकुलेशन में आ जाते हैं। यहाँ पर देखो हमारा सरप्लस आया था 3,31,000, और सपोज करो कि उसमें इक्विटी शेयर होल्डर हमारे 100 है, तो 100 का हमें 2% देना है। किसे? लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देना है। तो लिक्विडेटर का कमीशन हमारा हो गया 2%, तो टोटल हमारा हो गया 102, यानी कि सरप्लस अगर हमारा 102 है, तो सरप्लस उसके सामने कितना है? 3,31,000, यानी इक्विटी शेयर होल्डर 100 है, तो 100 में कितना होगा? तो उसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? हमें करना है 3,31,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 102, यानी कि हमारा ये अमाउंट आ रहा है 3,24,509, लेकिन 9.80 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम 10 कर देंगे,
उसके बाद देखो, उसके बाद हमें क्या करना है, इसका 2% हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, 3,24,510 उसका हम करेंगे 2%। तो हमारा ये देखो, ये हमारा अमाउंट कितना आ रहा है, 6,490.2 आ रहा है। तो 0.2 हमें नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर हम खाली इतना लिख देंगे, राउंड फिगर हमारा है 6,490, ये हमारा हो जाएगा रेम्यूनरेशन। इस तरीके से आप कर सकते हो। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 3,31,000 और डिवाइडेड बाई 102 करेंगे, तो भी यही आंसर आएगा, 3,31,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 102। देखो तभी हमारा यही आंसर आ रहा है 6,490। तो ये हम लिख देंगे और इसको हमें लिख देना है हमारे स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में हमने लिख दिया इक्विटी शेयर होल्डर, उसमें ये अमाउंट लिख दिया 3,24,510 और उसके बाद जो हमें कमीशन देना था तो 2% ऑन इक्विटी शेयर, तो कमीशन हमारा आ गया रेम्यूनरेशन 6,490 और इसका टोटल यहाँ पर आ गया, इन दोनों का टोटल 19,590, ये हमारा टोटल आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन सब का टोटल कर दो और नीचे यहाँ पर लिख दो हमारा इस साइड का टोटल है 6,67,100। उसके बाद आपको क्या करना है कि पेमेंट साइड का टोटल कर दो, पेमेंट साइड का टोटल कर दो। हमने टोटल कर दिया है, टोटल करोगे तो यही अमाउंट आने वाला है 6,67,100। यानी क्या हो गया कि हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट मैच हो गया, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर क्या था, ये हमारा एकदम इजी सम था। इसके बाद धीरे धीरे हम जैसे जैसे लेक्चर 3 लेक्चर 4 आएगा तो हमारा ये लेवल हाई होते जाएगा, यानी कि थोड़े टफ सम्स आने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये सम अच्छे से समझ में आ गया होगा और कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई हम जरूर से देंगे। और साथ ही साथ वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किया है तो, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो देखो आपको ना आपके सेमेस्टर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वहाँ पर मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप चैनल को हमारे फॉलो कर लो और मिलते हैं हम 3rd लेक्चर में। तो थैंक यू।